हाँ जी। तो एज पर NFHS 5, विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट adolescent fertility rate? ओके, त्रिपुरा, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड। कोई आइडिया? मैम शायद सुना लग रहा है उत्तराखंड, लेकिन पता नहीं है। ओके, बाकी लोग? खुशबू इज आस्किंग टू विद अ क्वेश्चन मार्क। राजस्थान, देखने में राजस्थान ही लगता है कि राजस्थान ही होना चाहिए, है ना? क्योंकि चाइल्ड मैरिज सबसे ज्यादा राजस्थान में है, तो एडोलेसेंट यस। फर्टिलिटी रेट भी पॉसिबल है राजस्थान के अंदर हो, बट इसका यस मैम। राजस्थान नहीं है। ठीक है, द आंसर इज वन, क्योंकि मैंने ये परसों ही पढ़ा था करंट अफेयर्स में, लास्ट ईयर के। ठीक है, तो इसका आंसर वन ही है ना, त्रिपुरा। यस। अब देखो नोट्स के अंदर क्या था, और आई टेल यू कि कैसे आप नोट से आगे अपने आप भी थोड़ा बहुत खुद को हेल्प कर सकते हो। नोट्स के अंदर डेफिनेशन गिवन है अडोलेसेंट फर्टिलिटी की। ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैंने ये इंक्लूड नहीं किया कि भाई कौन सी स्टेट जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है। अब मेरे पास NFHS 5 की 400 पेज की पूरी डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड पड़ी है। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पेज, राइट? तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो मैंने इंक्लूड कर दिया, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे आपको नोट्स के अंदर ये देखने को मिलता है एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट है, आपको पता चल गया क्या होता है, तो उसको एक बार ऐसे गूगल करके देख लिया करो। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत इस तरह से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो अपने नोट्स के अंदर। बट फिलहाल के लिए वी नो दैट इसका आंसर जो है वो त्रिपुरा है। हम लोग 40 तक कर चुके हैं यहाँ पे तो। एक मिनट, लेट मी चेक हमने कहाँ तक किया है इसको। किसी को याद है, हम लोगों ने शायद 41 से किया हुआ है ना? मुझे याद आ रहा है, ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, सही बात है, वी हैव डन दिस। ठीक है, 40 तक करना है हमें आज, तो उसके बाद विल बी डन विद दिस क्वेश्चन पेपर। नहीं, खुशबू बोल रही है 47 से किया था। आई रिमेम्बर, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, 41 वाला। दिस वी हैव डन, ये भी हम लोगों ने। मैम बाकी क्वेश्चन का आपने रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड किया था? हम्म, ये सारे क्वेश्चंस रिकॉर्ड रिकॉर्ड। मुझे नहीं मिले वो मैम ग्रुप में। ये वहाँ नहीं, इसको एक बार ऐप। आप कर लेना, नहीं होगा तो मेरे को बता देना, बट मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने किया ही है। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो एक क्लास और लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार चेक कर लेना और उसके बाद मेरे को बता देना। ऑल तो मुझे याद आ रहा है कि ओके सारी क्लासेस रिकॉर्डेड ही हैं। ठीक है, मैम, लास्ट टाइम मैंने चेक किया था ऐप पे, वहाँ मुझे नहीं दिखा इसलिए। चलो आई आई ऑल्सो चेक एक बार, जो भी है। ओके मैम। Okay. Mother and child tracking system under Ministry of Health and Family Welfare is. Okay, they are talking about some tracking system. Under Ministry of Health and Family Welfare is a web-based system to ensure registration and tracking of all pregnant women and newborn babies. A system of operationalization of sub centers. एक second. रिकॉर्ड हो रही है, thank God. A system of operationalization of sub centers, primary health centers, community health centers, and district hospitals for providing 24/7 basic and comprehensive obstetric care services. A system of mother and child protection card to monitor service delivery for mothers and children. A system of engagement of ASHAs to generate demand and facilitate accessing of healthcare services by the community. बताइए, माउथफुल टू रीड क्वेश्चन ही पूरा।
देखो 3 और 4 तो मुझे नहीं लगता कि इसका होना चाहिए, बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड अबाउट एनी कार्ड, ठीक है, इस तरह का। देन आशाज के लिए इन्होंने कुछ भी इतना ज्यादा मतलब टेक्निकल लेवल के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल लेवल के ऊपर कभी ऐड नहीं किया है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें होगा। खुशबू इज सेइंग 1, मुझे भी 1 ही लगता है, बट लेट्स सी, मेरे आंसर्स जो है मोस्टली गलत ही जा रहे हैं आज। व्हाट्स द आंसर? आंसर 1 ही है मैम। ओके, थैंकफुली। देखो इतनी सी बात थी, ट्रैकिंग ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न बेबीज, और वो आपको यहाँ से भी देखने को मिलता है कि अगर ट्रैकिंग दिया हुआ है तो मतलब वो लोग वहां पे नंबर्स को ट्रैक कर रहे हैं, राइट? वही होता है ट्रैकिंग, और क्या होता है? बट वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी चीजें वो दे देंगे। तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, उसी के अंदर आंसर छुपा होता है। देन वी हैव अम्मा कैंटीन इन तमिलनाडु endorses which Marxist feminist concept? Oh my god. Amma Canteen in Tamil Nadu endorses which Marxist feminist concept? Socialization of domestic work, wages for housework, reproductive work, theory of comparable worth? बताइए पहले, टेल मी, आप लोगों ने अम्मा कैंटीन का नाम सुना है? क्या होता है? यहाँ पे सब्सिडाइज्ड खाना मिलता है, जैसे 5 रुपए के अंदर मील मिल रही है, ठीक है, 5 रुपए के अंदर लंच मिल रहा है, 5 रुपए के अंदर डिनर मिल रहा है, ठीक है जी। तमिलनाडु की एक बहुत फेमस विमेन सीएम होती थी, क्या नाम था उनका? हु डाइड इन 2016? जयललिता। जयललिता, राइट। ठीक है, तो जयललिता ने शुरू किया था। व्हेन शी डाइड तो ये अम्मा कैंटीन्स बहुत ज्यादा न्यूज में थी कि उनकी लेगेसी की तरह से देखा जा रहा था इनको। तो बताओ कि सब्सिडाइज्ड खाना जो है आप में से कौन से कॉन्सेप्ट के साथ मैच करता है यहाँ पे? सोशलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, वेजेस फॉर हाउस वर्क, रिप्रोडक्टिव वर्क, थ्योरी ऑफ कंपेरेबल वर्थ। रिप्रोडक्टिव तो काट दूं, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है सब्सिडाइज्ड फूड का, राइट? थ्योरी ऑफ कंपेरेबल वर्थ, आई डोंट थिंक, ये फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। वेजेस फॉर हाउस वर्क, सोशलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, बताओ सोशलाइजेशन। कैसे? मैम क्योंकि एक तरह से सोशल वो है, क्योंकि कम प्राइस में खाना मिल रहा है शायद। सोशलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक वर्क में बेसिकली खाना बनाना आता है, और मदर्स डू दैट फॉर अस, है ना, उनका सारा टाइम उसी के अंदर जाता है। और ये एक मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है, सोशलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, जिसकी सबसे पहली बार बात जो थी वो एंजल्स ने करी थी, ठीक है। यस देखो मैम। उन्होंने कोई फ्रेमवर्क नहीं दिया था, कोई ऐसे स्ट्रैटेजीज नहीं बताई थी कि हम इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता दिया था उन्होंने। इसको प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी, ठीक है। तो अब खाना जो है अगर वो सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर बाहर मिलेगा तो घर के लोग बाहर जा करके खा सकते हैं, और औरतों का या किसी का भी काम जो है वो घर के अंदर कम हो जाएगा। तो हमने किया क्या, बेसिकली डोमेस्टिक वर्क को सोशलाइज कर दिया हमने, कि भाई सोसाइटी के लोग मिल करके उस काम को कर रहे हैं, और फैमिली के अंदर कुछ एक चुनिंदा लोग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। अब मेरे हिसाब से भी इसका 1 होना चाहिए। व्हाट्स द आंसर? 1 ही है मैम। ठीक है, तो ये जो है ना, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपकी जो है थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है। फिर यहाँ पे आपको फैक्चुअल चीजें भी पता होनी चाहिए कि अम्मा कैंटीन किस बारे में है, ठीक है। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, और इस तरह से आप एक प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर और एक थियोरेटिकल लेवल के बीच में क्या क्या कनेक्शंस होते हैं बेसिकली वो टेस्ट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। और ये आप सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही कर सकते हो। मैम तो इसका बेसिक मैम ऑब्जेक्टिव क्या था कि हाउस होल्ड वर्क में तो जो विमेन के लिए उनका वो कम हो सके। ना ना, इसका ऑब्जेक्टिव वो नहीं था। ऑब्जेक्टिव तो यही था गरीबों को सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर खाना मिल सके। कोई भी सरकार जो है इंडिया में आज तक इतनी प्रोग्रेसिव तो हुई नहीं कि सोशलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क के ऊपर काम करे, है ना। तो ऑल दो क्रेच सर्विसेज को आप देखो, राइट, दैट इज ऑल्सो सोशलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। आप पे करते हो कि आपके बच्चों का कोई और ध्यान रख सके, सो दैट कि आप अपनी जॉब के ऊपर जा सको, वो भी एक एग्जाम्पल हो जाता है।
लेकिन वो चीजों को किस लिए किया जा रहा है, सो दैट कि विमेन जॉब के ऊपर जा सके, सोशल प्रोग्रेस जो है वो हो सके। लेकिन कोई इस नाम से नहीं कर रहा कि दिस इज सोशलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, कि औरतों का काम कम होगा। ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जेंडर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अम्मा कैंटीन तो इस तरह की कैंटीन तो दीज आर तो मतलब एब्सोल्युटली फॉर यही कि गरीब लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर खाना मिल सके। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसके और इम्प्लीकेशंस जो है सोसाइटी के अंदर, और बेनिफिट्स जो है सोसाइटी को, वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। यस। देन अंडर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा, इसकी बात हम लोगों ने करी थी जब हम यही क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस कर रहे थे। NALSA judgment, the Supreme Court has upheld the right of all persons to self-identify their gender within the framework of the fundamental right to dignity. Under which article of the Indian Constitution? What is Article 3 about? किसी को कोई idea? Article 12. अगर आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया है इसका तो आपको पता होगा कि ये तो कतई नहीं हो सकता, ठीक है। We are left with Article 21. We are left with Article 377. What is 377 about? जेंडर स्टडीज के लोगों, बताओ। Who is saying 4? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 377 इज अबाउट व्हाट? और एक मेरे को बताना कि आईपीसी सेक्शन 377 इज अबाउट व्हाट? ये क्वेश्चन इतना आसान है ना जितना आप लोग बिलीव भी नहीं कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से पढ़ने की जरूरत है। देखो आप लोगों को कैसे कंफ्यूज किया हुआ उन्होंने। खुशबू सिंह, इंटरकोर्स अगेंस्ट द नेचर, दैट्स ट्रू। सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द नेचर, यानी कि हेट्रोसेक्सुअल रिलेशंस के अलावा और कोई रिलेशन को वो अगेंस्ट द नेचर मानते हैं, ठीक है। इफ अ मैन इज हैविंग सेक्स विद वुमन तो वो तो नेचुरल है। लेकिन अगर मैन इज हैविंग सेक्स विद मैन तो दैट इज अननेचुरल, दैट इज इंटरकोर्स अगेंस्ट द नेचर। वो बात सही है, लेकिन उसके बाद सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी करता है, ना कि सेक्शन आर्टिकल 377 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Article 377 of Indian Constitution, for God's sake, is about CAG, which is Controller and Auditor General. That is different level, ठीक है। That is Paul Science मतलब, ओके। तो 377 तो इसका नहीं हो सकता। और मैंने आपको बोल दिया कि 3 और 12 भी नहीं हो सकता इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बचता है सिर्फ एक, जो कि आपको यहाँ से भी देख के पता चल जाता। Self identify their gender within the framework of the fundamental right to dignity. Did we not do this in class? Ki Article 21 is about what? Right to? Life and livelihood. Right to life and personal dignity. Personal dignity, yes. Right? तो बताओ मेरे को इसका आंसर क्या है? मैम इसका ही है 21 मैम। ठीक है, वो टेलिंग यू ना कि ये आंसर इतना, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान है जितना आप लोग बिलीव भी नहीं कर सकते, ठीक है। बस अगर आप
आपको सिर्फ कंफ्यूजन दो चीजों के अंदर हो सकती थी, 21 377, अगर यहाँ आईपीसी 377 दिया होता तो, ठीक है। और उसमें भी कंफ्यूजन अगर आपको नहीं होती अगर यहाँ पे आईपीसी 377 ही दिया होता, बिकॉज ऑलरेडी दे आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट टू डिग्निटी। तो वो जो है वो किसी आईपीसी के सेक्शन के अंडर नहीं बात हो सकती, वो सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही बात हो सकती है, एंड दैट इज आर्टिकल 21, ठीक है। According to Frederick Engels, what is true about private property? Private property historically increased women's social position. Private property was a feminine creation. Women considered children as property. Private property led to male domination over female sexuality and reproductive power. बताइए जी। वो 4 है मैम इसका, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि फेडरिक एंगल ने ये बताया था अपनी बुक में कि जब से प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब आई है तब से ही जो विमेन है उनका मेल मतलब मेल डोमिनेट करने लगे विमेन के ऊपर। इसकी हमने स्टोरी डिस्कस करी थी क्लास के अंदर, राइट? आई टोल्ड यू द बेसिक आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फ्रेडरिक एंजल्स इन हिज व्हिच बुक? फैमिली एंड जेंडर कुछ 1884 में पब्लिश हुई थी, ओरिजिन ऑफ फैमिली, हाँ स्टेट एंड फैमिली। प्राइवेट प्रॉपर्टी, समथिंग लाइक दैट, राइट? यस मैम। यस तो वो वाली बुक है एंजल्स की जिसमें उन्होंने इसकी बात करी है, ये सारी की सारी कहानी, ठीक है। और एक बार अगर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से सुना हो तो आई टॉक्ड अबाउट एग्जैक्टली दिस। हर कोई जो कि फ्रेडरिक एंजल्स की बात करेगा इसी आर्ग्यूमेंट की बात करेगा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इजी, ऑलराइट। तो अगर आपको ये भी ना पता होता, अब इसी से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग सकता था। अगर आपको मतलब एग्जैक्टली भी नहीं क्लिक करा होता, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता फ्रेडरिक एंजल्स के बारे में, तो आपको पता चल जाता है ये तीनों ऑप्शंस तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। ओके, व्हाट्स द आंसर? आंसर राइट है 4 मैम। Which of the following Indian state practices uniform civil code? गोवा, कर्नाटका, गुजरात, यूपी। खुशबू is saying गोवा, बाकी लोग? यस मैम। Answer is Goa only. The only state in India which right now has UCC is Goa only. ठीक है, इसको दिमाग में बिठा लो। मैंने पिछले कोर्स में क्लास में भी डिस्कस किया था, इस बार भी किया ही होगा when we were doing UCC. Goa is the only state which has UCC. Okay? क्या हो रहा है? The process under which wife initiates divorce proceedings under Islam is known as, ठीक है, wife initiates divorce proceedings under Islam is known as talaq, khula, Muslim Dissolution of Marriage Act 1939, ila and zihar. बोला Saying two. Okay, Vijeta is also saying two. बाकी लोग? यस मैम 2 है। क्या? मेरे हिसाब से भी इसका टू ही होना चाहिए है। What's the answer? आंसर 2 है मैम 46 क्या? 446। तलाक तो इज अ जनरल नेम, राइट? और ये भी मैंने पढ़ाई था कहीं पे कि खुला जो है वो वाइफ ही इनिशिएट करती है, उसका स्पेसिफिकली नाम यही है एज फार एज आई रिमेम्बर। ये तो हो नहीं सकता था और ये तो पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट दिस। ओके, तो आंसर इज टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड? ठीक है, ये हम लोग रिसर्च में करना है वैसे हमें फिलहाल, बट पहले वाले लोगों प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी वी डिड दैट। तो सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कौन प्रोबेबिलिटी कौन सा इनमें से? सिस्टमैटिक मैम सिस्टमैटिक शायद। ओके, खुशबू is saying 2, विजेता is saying 3. मैम सेल्फ सिलेक्शन होगा।
सेल्फ सिलेक्शन फर्स्ट। हाँ मैम। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने रिसर्च की यूनिट में क्या पढ़ा था और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बिकॉज अगेन मैंने 6-7 महीने पहले पढ़ा था ये सब कुछ। ठीक है, तो आप ही लोग बताओ मेरे को, प्रोबेबिलिटी और नॉन मैम प्रोबेबिलिटी नॉन सैम्पलिंग में क्या मैम फर्क नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में तो वही होगा, इक्वल चांस नहीं मिले सेलेक्ट होने का, तो है? दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लस्टर और मैम स्ट्रैटिफिकेशन सैम्पलिंग में क्या इक्वल चांस होता है? मैम ये रैंडम एंड नॉन रैंडमनेस पे है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड बाकी है, क्लस्टर है, सिस्टमेटिक है, स्ट्रेटिफाइड है। सेल्फ सिलेक्शन होगी जहाँ पे मतलब खुद रैंडमनेस नहीं होगी, सेल्फ सिलेक्शन होगी, मुझे नहीं सिलेक्टेड पता, वन। मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता था। मुझे पता है क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड क्या होते हैं, बट आई हैव नो क्लू कि कौन सा किसके अंदर जाता है। तो आप ही लोग बताओ मेरे को, एक आंसर डिसाइड करके बताओ। मैम फर्स्ट सेल्फ सिलेक्शन। बाकी लोग? मैम मुझे तो 3 लग रहा था। ठीक है, चलो आंसर बता दो क्या है। एक सेकंड मैम। फर्स्ट ही है मैम। ओके, चलिए वही वाला लॉजिक होगा दैट शी वाज टॉकिंग अबाउट। बाकी हम लोग रिसर्च वाली यूनिट 1-2 दिन में करने वाले ही हैं, तो इसको अच्छे से वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, डोंट वरी यस अबाउट। मैम। देन वी हैव फैट पॉजिटिविटी इज द concept that fat people have the right to love and accept their bodies as they are. Fat bodies are inherently unhealthy. Women should conform to standards of health which require them to be physically fit. Being fat means women are more susceptible to temptation. मेरे को ये समझ में नहीं आता, एक तो कितने महान लोग हैं जो ये ऑप्शंस बनाते हैं। मतलब ये बहुत दिमाग चाहिए ये इस तरह की चीजें लिखने के लिए। बीइंग फैट मींस वुमेन आर मोर ससेप्टेबल टू टेम्पटेशन। मैम फर्स्ट चलिए, लग रहा है, फर्स्ट। हाँ फर्स्ट ही है। ठीक है, ये तीनों तो एलिमिनेट कर सकते हो बहुत इजीली। ओके, एक तो बॉडी पॉजिटिविटी होता है, फैट पॉजिटिविटी नहीं होता। ठीक है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। फैट पीपल हैव द राइट टू लव एंड एक्सेप्ट देयर बॉडीज एज दे आर, दैट्स ट्रू। ठीक है, यही होती है बॉडी पॉजिटिविटी, राइट। जिसको हम बॉडी शेमिंग भी बोलते हैं, उसका उल्टा वुड बी बॉडी शेमिंग। भाई आप किसी को यस मैम। फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस के ऊपर ह्यूमिलिएट कर रहे हो, दैट इज बॉडी शेमिंग, राइट। उसी तरह से बॉडी पॉजिटिविटी वुड बी कि एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, योर बॉडी एज यू आर। ओके, okay, then finally the last question. Who said mothering can be extended to any relationship in which one individual nurses and cares for another? Mhm. Alison Jagger, Elaine Showalter, Kate Millett, Betty Friedan. बताइए। मैम एक ही का नाम सुना नहीं लग रहा है, वही हो सकता है सेकंड। आंसर नहीं सुना? सेकंड नहीं सुना? यस मैम, उन्हीं का नाम नहीं सुना, बाकी तो एलिसन जैगर और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता है। ये उसमें है, आर के गुप्ता में, आर गुप्ता वट एवर। इलेन शोवाल्टर वहां पे दिया हुआ लिटरेचर के साथ ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, आई थिंक नहीं, वो तो वर्जीनिया वुल्फ का है, लिटरेचर ऑफ वन जोन। अब वट एवर, इलेन शोवाल्टर जो है वो भी लिटरेचर के साथ ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आई थिंक वी हैव डन दैट इन क्लास, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी है ये आर गुप्ता के अंदर गिवन है। अगर आप एक उसकी हल्की सी भी रीडिंग मारोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इसका 1 लग रहा है, बाकी बताओ क्या आंसर है। वन ही है मैम। ठीक है,
ये नोट्स में जाकर के देखना मुझे क्यों इसका 1 लग रहा है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइस कि आप एक बार प्लीज यूनिट 2 को दोबारा से खोल करके देखें, क्योंकि आप लोगों को टाइम बहुत हो गया यूनिट 2 करे हुए, तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा चीजें याद नहीं है। तो आपको पता चल यस जाएगा मैम। व्हाई आई टॉक्ड अबाउट कि एलिसन जैगर जो है वो क्यों हो सकती है। ऑलराइट जी, यस मैम। यहाँ से मेरे हिसाब से हम लोग कर चुके हैं। बाकी आई स्टिल चेक एक बार, अगर मुझे कोई कंफ्यूजन हो रही है तो, और अगर नहीं करा तो आई टेल यू अकॉर्डिंगली। हम लोग कल दिन के अंदर ये क्लास कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो विद दिस होपफुली वी आर डन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज रात को आप लोगों में से 9 बजे कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, बिकॉज मेरे को भी बाहर जाना है, तो मुझे नहीं लगता मैं 8 बजे तक फ्री हो पाऊंगी। 9 बजे कौन कौन आ सकता है? सब आएंगे मैम। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, चलो सब लोग आ जाना। अब अगर इनमें से कोई ना आया ना, तो फिर सुमारा आई लास्ट क्योंकि कहाँ गए, आपका काम था बुला के लाना। ठीक है, ओके ठीक है, फिर आई विल सी यू ओके गाइस एट 9 o'clock। ठीक है जी, ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी।